गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मेजर जयेश वर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं वैल्यू टॉक्स के इस अध्याय में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम किस तरह से अपनी आगे आने वाली लाइफ के बारे में प्लान कर सकते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनकी शिक्षा के लिए हम किस प्रकार से इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार में हम ये देखेंगे कि रियल एस्टेट से आप अपने बच्चों के भविष्य को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और इसी को और जानने के लिए आज हमारे साथ उपलब्ध है कैप्टन विपुल चौधरी, जिनके आपके परिचय की तो आवश्यकता है नहीं, हमारे दर्शकों को वो भली भांति जानते हैं, लेकिन जो आज हमें पहली बार सुन रहे हैं, कैप्टन विपुल चौधरी एक्स आर्मी ऑफिसर, तकरीबन 17 साल से रियल एस्टेट के क्षेत्र में इनका इनकी जो है खासियत रही है, और आज भी ये रियल एस्टेट में काफी जानी मानी हस्ती है। तो विपुल सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जयेश जी। तो विपुल सर, आज जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग सा है, बच्चों का भविष्य, उसकी प्लानिंग और रियल एस्टेट। तो वैसे तो काफी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, स्टॉक से लेके, बॉन्ड से लेके, म्यूचुअल फंड से लेके। आपके जहन में क्या आया कि आपने रियल एस्टेट को बच्चों के भविष्य को लेके जोड़ दिया? मैंने ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे फिटनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ दौड़ते हैं, जिम में जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसी तरह से रियल एस्टेट, आई मीन वी आल्सो ऑफर म्यूचुअल फंड्स टू आवर क्लाइंट्स, वी आल्सो ऑफर डायरेक्ट इक्विटीज टू आवर क्लाइंट्स। ये तो जो निवेश कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। जी हमारा काम उन्हें ऑप्शंस देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट भी एक वाइबल ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग अ वाइबल एसेट ओब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। जी जी। तो अगर दूसरी बात करें, जैसे कि हमने हमारे पिछले वेबिनार्स में डिस्कस किया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हमने डिस्कस किया है अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, हमने रियल एस्टेट को लेकर भी 3 से 4 वेबिनार किए हैं, जिसमें कि हमने कमर्शियल रियल एस्टेट की बात की है, हमने रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बात की है। तो आज हम किस एग्जैक्ट रियल एस्टेट की बात करेंगे? क्या ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल, एक्सक्यूज मी, सॉरी, क्या ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों को मिला के है कंप्लीट होल पैकेज ऑफ रियल एस्टेट, सो टू से? मैं ये नहीं कहूंगा दोनों को मिला के। इट इज मोर लाइक अ प्रिंसिपल एज टू हाउ इट वर्क्स, कि किस तरह से हम किस तरह का रियल एस्टेट चूज करें। वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, जिसके बेसिस पर हम 10 से 12 साल में एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, उस रियल एस्टेट को वहां तक बढ़ा सकते हैं कि वो बच्चों की एजुकेशन के लिए उस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। जैसे कि एक आसान सा लॉजिक जो मेरी समझ में आता है लेमैन के तौर पे, कि रियल एस्टेट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमने रियल एस्टेट में तभी घुसना है छोटू से, जब हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। तो जी हाँ, आई मीन एक लॉजिक ये समझ आता है कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो तो रियल एस्टेट एक जरिया जरूर है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई जरिया है? जैसे कि म्यूचुअल फंड भी, पीपल propagate that if you go for mutual funds for a longest terms, so you get good returns. So although we had this discussion whether mutual fund is more beneficial or real estate more beneficial, but as far as children's future, which is, which we envisage, the minimum tenure of 10 to 15 years. So do you really think that real estate will yield more fruits than other instruments? ओके, मेरा इसके अंदर जो ओपिनियन है जयेश, वो जी ये नहीं है कि रियल एस्टेट बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। जी मेरा उसमें ओपिनियन ये है कि जो बायर या इन्वेस्टर सही तरीके से जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है, उससे उसको ज्यादा फायदा। जी जी जी। खराब किया हुआ रियल एस्टेट, ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड से बेकार रिजल्ट्स देगा, और सेम इज फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो जो लोग ठीक काम करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा बेनिफिट उठाते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो म्यूचुअल नुकसान भी कर फंड सकते हैं। जी जी। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ, आई मीन इट्स नॉट कि व्हाट इज बेटर,
how you go about it is better. अंडरस्टूड जी। तो आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं 1 करोड़ रुपए कैसे बनाऊं मेरी लड़की के भविष्य के लिए, रियल एस्टेट से होते हुए। I will have the path I suggest, उसमें 3-4 प्री कंडीशंस है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी प्रॉपर्टी लें इस पर्टिकुलर चीज के लिए तो रेडी टू यूज लें, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ना, जी सो दैट आपको वो एक जो अनसर्टेनिटी है भविष्य की वो ना रहे कि ये आगे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्डर कैसे इसके अंदर काम करेगा नहीं करेगा। आज जो रेडी है वो लीजिए। जी दूसरी प्री कंडीशन है, पेपर वर्क अच्छे से करके लें, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर की अभी कोई ड्यू डिलिजेंस। जी हाँ, किसी भी तरह का डिस्प्यूट। तीसरा, प्राइस को बहुत अच्छे से जांच परख करके फेयर प्राइस पे लीजिए। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न टू अ वेरी लार्ज डिग्री डिपेंड्स ऑन द प्राइस दैट यू पे फॉर द एसेट यू आर एक्वायरिंग। अगर आपने फेयर प्राइस पर एसेट लिया है तो 80% चांस है कि आपको उसके फायदा होगा। जी एंड देन टाइम होराइजन कम से कम 10-12 साल रखें। बीच में अगर कोई साल 2 साल 3 साल उतार चढ़ाव आते भी हैं तो घबराए ना और उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक ढंग का रियल एस्टेट खरीद करके अपने बच्चे के लिए एक ऐसा एसेट क्रिएट किया जा सकता है जिसके बेसिस पर उनको आगे हायर एजुकेशन की जो खर्चे हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। जी जी। तो हमने 1 करोड़ की बात की है, तो 1 करोड़ का अगर मुझे एट द एंड ऑफ द टर्म अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए या प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए कितना अमाउंट होगा जो कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ प्रॉब्ली Acha, by the time you're pulling up the slide, ladies and gentlemen, let me first thank you all for joining today evening. And I would also like to invite you to our different platforms, that is our Telegram group, as well as our YouTube group. On our YouTube group, Value Talks, you can go, you can browse the topic of your interest, and please watch those videos. It is all free of cost for you, your family and friends. Also, do recommend us to your friends and family to join us the live webinar. If not live, if they cannot do that, please recommend them to watch the webinars. तो जैसे कि आपने बोला 1 करोड़ 10 साल में, पहले तो बजट डिसाइड करें। 25 से 40 लाख का बजट लीजिए अपना खुद का। उसके अंदर अगर आप 25 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 5 से 7 लाख, मतलब लगभग 8 से 10 लाख रुपए का अपना इक्विटी लगाएं। और लोन एलिजिबिलिटी लें, अगर आपकी है तो आप ये मानिए 20 से 30 लाख का लोन लेने में आपको 18 से लेकर के 26-27 हजार रुपये तक का ईएमआई बनता है। और इन पैरामीटर्स में आप कहीं पर रेडी टू मूव, जो मैंने पहले बताया था, रेडी टू मूव इन डिस्प्यूट फ्री इन्वेस्टमेंट करें, चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, और 10 साल के लिए वेट करें। तो ऐसी उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी जो है आपको उस तरह का फायदा कर जाए। जी, दर्शकों को एक और चीज बता दूं कि इस सब्जेक्ट पे कि क्या हमने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट लेनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों में हमेशा संभ्रम होता है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेट्स कॉम्पिटेटिव हो गए, रेट्स कॉस्ट इफेक्टिव हो गए, बट कई बार ये सच्चाई ना भी हो। तो इसके ज्ञान के लिए, इसको जानने के लिए आप हमारे पुराने वेबिनार्स को देख सकते हैं, जिसमें कि हमने रेडी टू मूव oblique, ready to move versus ready to occupy and commercial versus residential properties के बारे में विवरण दिया है। तो आगे बढ़ते हैं सर। सो कैसे करें, हाउ डू आई गो अबाउट इट, हाउ डू आई प्लान अबाउट इट? तो जयेश, इसमें ऐसे करना है, पहली बात तो है कि जो ईएमआई आपने सोचा था आप देंगे वो आप मतलब रेंट पर डिपेंड ना करें। वो ईएमआई आप अपनी तरफ से दीजिए। एक केस इन पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जिसमें आपने अपनी तरफ से 7-8 लाख रुपया लगाया, बाकी आपने लोन लिया तो आपकी ईएमआई बनती है 16-17 हजार। जी 16-17 हजार को आप अपने पैसे अपने फंड से पे कीजिए। जी जी। और जो भी आपको रेंटल इनकम आती है उसको इस्तेमाल करें लोन को प्रीपे करने में। जैसे हमने पिछले एक टॉक में कवर किया था कि अगर मैं लोन को प्रीपे करता हूँ, उसका एक्सेल भी शेयर किया था शिव यादव ने, तो किस तरह से 25 साल का लोन भी मैं बहुत आसानी से 12 साल में 10 से 12 साल में पे कर जी सकता हूँ। जी
जो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा इस प्रॉपर्टी के लोन को पे करने में, जी उस टैक्स रिबेट को भी आप अपने लोन को पे करने में लगाएंगे। और जी आने वाले 10 साल में जब तक आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं, इससे जो भी आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है अपने सैलरीज के अंदर, एटलीस्ट उसका 30% ऑफ द योर एनुअल इंक्रीमेंट यू शुड यूज इन प्रीपेइंग दी होम लोन। paying the तो आप loan. लगभग 10 साल 11 साल में इस होम लोन को प्रीपे कर पाएंगे, प्रॉपर्टी आपकी लोन फ्री हो जाएगी। उसके बाद आप इसको चाहें तो सेल कर सकते हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो उठा सकते हैं। एक और जो इसमें खास बात है वो ये कि किराया कंटिन्यूसली, कई बार ओनर्स को लगता है कि मैं 4,000 रुपए का किराए के लिए क्यों सिरदर्द दूं। देखिए, पैसा कमाना है, ठीक सा पैसा कमाना है तो आपको सिरदर्द लेना पड़ेगा। जी सिरदर्द को अवॉइड करके पैसा कमाना है तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, लेकिन उसके जी, अंदर रेट ऑफ रिटर्न इतना कम है कि आप अपने बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स को मीट ही नहीं कर पाएंगे। वो तो इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर सकता है सर। जी, तो इसलिए सिरदर्द थोड़ा बहुत यहाँ लेना पड़ेगा, चाहे मतलब वो पसंद है या नहीं है। तो आप इन 4-5 चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, जैसे कि ईएमआई अपनी तरफ से दें, रेंट को डायरेक्ट लोन रिपेमेंट में लगा दें, टैक्स रिबेट को डायरेक्ट रिपेमेंट में लोन रिपेमेंट में लगा दें, 30% अपना एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो लोन रिपेमेंट में लगाएं। तो अब ये 25-20 साल, 25 साल का लोन 8 से 10 साल में पूरा हो जाता है। प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल लोन फ्री हो जाती है, आप उससे जैसे चाहें आगे अपने एक बड़े खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10 साल में अगर आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी ली और अगर उसने आपको 15% का एनुअलाइज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट दिया, जी छोटी प्रॉपर्टीज के अंदर एनुअलाइज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, तो वो आपको बहुत आसानी से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज से वर्थ हो जाएगी। जी। इसी में मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया इंटरेस्ट के बारे में, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई हैव 25 lakhs जी as home loan which I have, and when I've जी calculated it, so at the end of the term I am ending up paying somewhere around 60-70 lakhs. तो क्या आपने इस चीज को फिगर किया है इसमें? नहीं, वो एक बहुत अलग डिस्कशन है और उसको हमने एक अलग से उसके लिए अलग से टॉक करी थी, बट यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोन पहले पे करें। जी हालांकि अगर आप कॉस्ट ऑफ मनी देखते हैं और आपको 8.5% पर लोन मिल रहा है और अगर आपको 15% के आसपास का रिटर्न आपकी प्रॉपर्टी पर कैपिटल अप्रिसिएशन के तौर पे मिल रहा है, तो लोन के हर 1 रुपए में जो आप 8.5 रुपए का ब्याज, 8.5 पैसे का ब्याज देते हैं, उस पर आप 7.5 पैसा, 6.5 पैसा का रिटर्न भी कमा रहे हैं। जी। तो वो लेवरेज आपके फायदेमंद है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द यस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो मुझे बताइए वो एक गुर, वो एक चाबी जिससे कि जो हमारा ये वेबिनार है या जो ये टॉपिक है कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी कोई मुझे एक चाबी दीजिए, आप एक कोई गुर दीजिए उसका, गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जी छोटे बजट की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका लोन आप उसके रेंट और अपने ईएमआई अपनी तरफ से देखते हैं, लोन और बाकी चीजें अपने रेंट और टैक्स सेविंग वगैरह को इस्तेमाल करके लोन को जल्दी रीपे करते हैं, तो 25 से 40 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल में ढंग से खरीदी भी, कोई कारण नहीं है कि 1 सवा करोड़ की नहीं हो। जी जी जी, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। Well, if I can say, my flat at the cost of 35 lakhs has already doubled. At the price has already doubled. It is going. I mean, मेरे जो पड़ोस के घर बिक रहे हैं वो आज 65 से 70 लाख में बिक रहे हैं। तो yes, I understand the importance of real estate and I'm actually experiencing it. So to our viewers, it is a wise decision to invest in the real estate. However, due diligence and wise decision is the key. तो आप अब मुझे ये बताइए विपुल सर कि क्या गलत हो सकता है इस चीज को करने में? व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग? ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी, फ्रॉड, प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिल्डर साइड, दोज आर द नॉर्मल थिंग्स, बट व्हाट एल्स कैन गो रॉन्ग इफ तो आई? जो आपने इंसॉल्वेंसी फ्रॉड, उसके लिए मैंने कहा कि आप रेडी टू ऑक्यूपाई खरीदें या और डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट लें। जी और क्या गलत हो सकता है, सब कुछ जो भी आप सोचें वो कौन सा हमारा आर्मी में होता था ना, व्हेन इफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग वाला एक मर्फीज लॉ होता था। यस यस, सो मर्फीज लॉ। लेट अस अज्यूम दैट व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग, मैंने इन्वेस्ट किया और मैं ही नहीं रहा, सबसे पहले जी तो यही गलत हो सकता है। जी 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 So, so I would recommend anyone who is taking a home loan should cover it with a term loan.
term insurance. But that term insurance should not be taken from the loaning institute as a part of the loan. It should be taken separately. अदरवाइज वो आपकी लोन की कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है. सेपरेटली लेने का फायदा ये होता है, आप उसे जब चाहे कम कर सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं, जब चाहे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. दूसरा हो सकता है कि आज आपने लिया है, चल रहा है, और जिस दिन आपको बेचने की जरूरत हो, लेट्स से आपकी बिटिया की बात करते हैं, बेच के आपकी बेटी को कॉलेज जाना है और आपको प्रॉपर्टी बेचनी है उसको हार्वर्ड बेचने के लिए, और उस वक्त में कोविड आ जाए, मार्केट डाउन हो जाए, तो वो भी हो सकता है. इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ सकती है. लेकिन रियल एस्टेट में फायदा क्या होगा, अगर आपने रियल एस्टेट ले रखा है जिसमें आपको रेंट मिल रहा है, आपको 10-12 साल से रेंट मिल रहा है, कंसिस्टेंट रेंट का आपको रिटर्न दिख रहा है, तो कोई भी बैंक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा. वो प्रॉपर्टी आपका एक एसेट बन जाती है जिसको आप मॉर्गेज करके एजुकेशन लोन ले सकते हैं. आप चाहे तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं. और उस एजुकेशन लोन पे आपको एकदम से किस्तें भी देने की जरूरत नहीं होती, 3-4 का टाइम मिलता है. तो जब इन सब चीजों को आप कंबाइन करेंगे तो यू रियलाइज की वो प्रॉपर्टी को आपको शायद उस वक्त में बेचने की भी जरूरत ना पड़े. So let's say take the example of your daughter. आपकी डॉटर जो है अब्रॉड जाती है और उसको 2 करोड़ रुपए की जरूरत है आज से 15 साल बाद. 4 साल ना बेटिया आपकी. हाँ, तो अगर वो आज से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाती है तो 22-23 साल की उम्र में जाती है, आज से 17-18 साल बाद उसको 2 करोड़ रुपए की जरूरत है. आपने आज जो फ्लैट लिया है शायद आपको उसको बेचना भी नहीं पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट में एजुकेशन लोन ले लीजिए. लोन तो वैसे भी 2 करोड़ रुपया एक दिन में तो लगेगा नहीं, उसके लिए आपको 4 साल का समय है. अगर वो एक बच्चा 2 साल पढ़ रहा है तो वो पैसा उसे 2 साल में चाहिए, 2 साल वो लोन कवर करेगा. प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ ही रही है, वो भी आपके बच्चे के उसके अंदर हेल्प कर सकती है एजुकेशन के अंदर. एंड मीनवाइल once the child starts earning, instead of selling the property you can give the property to the child, और बच्चा अपनी तरह से लोन पे कर. So property loan is a very very strong mortgage for raising any kind of a loan also. So yes, गलत बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हमने पहले से इसको सोच के रखा है, इसके ऊपर मेहनत करी और उन कंटिजेंसीज को कवर किया, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अपना एक आखिरी सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल और मेरे दिमाग में कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो रेंटल की हम बात कर रहे हैं और जो जो टर्म है, लोन टर्म को कम से कम समय में खत्म करने की हम जो बात कर रहे हैं, वो सेकंड प्रॉपर्टी के केस में ज्यादा फायदेमंद है विज़-अ-वी सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्योंकि अभी जैसे मेरी प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिससे कि मुझे रेंटल तो नहीं मिल रहा है, और उसको प्री पे करने के चांसेस हालांकि मेरे पास है, बट लेट्स से कि किसी के पास ना हो. तो क्लियर कट सजेशन आपकी तरफ से ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. आप एक प्रॉपर्टी बनाते ही इस ऑब्जेक्टिव या इस गोल के साथ है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी उस एक पर्टिकुलर समय पे आकर के, तो आप इस प्रॉपर्टी को या तो डिस्पोज कर पाएंगे या इसके बदले में कैपिटल रेज कर पाएंगे थ्रू एन एजुकेशन लोन और अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड. मेक सेंस सर, थैंक यू. सो मेरा आखिरी सवाल, आपका 17 साल का एक्सपीरियंस, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है, ऐसे कौन से बिल्डर्स है जो आपको लगता है कि आज तक हमेशा मानकों पे खरे उतरे हैं और उनके साथ मैंने जाना चाहिए? एक कोई भी बिल्डर को हमेशा मानकों पे खरा उतरे, लेकिन हम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेकर के और उस रिस्क को कम कर सकते. जी, तो आपका कहना है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में रिस्क नहीं है? कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि एटलीस्ट डिलीवरी का रिस्क नहीं है. और अगर आपने अपना सर्च रिपोर्ट अच्छे से किया है और आपने लोन रेज किया है, तो बैंक एक तरह से सुनिश्चित करता है कि पेपर वर्क जो है वो डिस्प्यूट्स नहीं है उसके. अंडरस्टूड. यस, बैंक का अलग आपका ड्यू डिलिजेंस होता है, जिसके बाद ही वो आपके लोन सैंक्शन करती है. तो व्यूअर्स, आज के लिए ये जो टॉपिक था हमारा, ये आपको जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या अपने बच्चों के लिए एट द एंड ऑफ द टर्म कॉर्पस को जो बढ़ाने की या बनाने की जो जद्दोजहद है, ये ध्यान रखिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए है, नॉट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सो विपुल, सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर पे जाऊं, आपके कोई कमेंट्स?
लास्ट में आपको एक बात करना चाहूंगा। होता क्या है कि मेरे से बहुत सारे बायर्स पूछते हैं कि रियल एस्टेट तो बहुत महंगा है, इसको इतने पैसे में हमें मिलेगा कहाँ, ये हम जी कैसे खरीदें। तो ये बात सही है, नेचुरली रियल एस्टेट महंगा है, खासकर अगर आप 25 से 30 लाख 40 लाख रुपए लोन लेकर के भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप खुद जिस तरह के घर में रहते हैं वो लगभग 80 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के आसपास होता है। जी और हम जब खोज रहे होते हैं तो हम उसी एरिया में खोजने की कोशिश करते हैं जहां हमको हम उसमें, तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट में तो ये इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगा। जी इसका ऑप्शन क्या होता है कि आप जहां भी रह रहे हैं उसके आसपास के सबर्ब्स को देखिए। लेट्स से आप पुणे के हैं जयेश, तो पुणे जी के आसपास जो 10-20 किलोमीटर आज जो थोड़ा दूर के इलाके हैं जी 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 वहां जाकर के इन्वेस्ट कीजिए। वो जब तक आपको जरूरत पड़ेगी 10-12 साल में, वहां पर ग्रोथ आ जाएगी। आप वहाँ खुद जाकर रह नहीं सकते हैं, वो पॉइंट हमने पहले ही कवर कर लिया है कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी वेयर यू वुड लाइक टू गो एंड स्टे, बट स्टे दिस इज समथिंग वेयर यू कैन गो एंड मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड work on the investment in a way that it is available to you when you want it. जी So, जी अगर अंडरस्टूड मैं एनसीआर की बात करूं तो ऐसे ऑप्शंस लोगों को ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे, गाजियाबाद में मिलेंगे, धारूहेड़ा में मिलेंगे, सोहना में मिलेंगे, भिवाड़ी में मिलेंगे, कुछ हद तक बहादुरगढ़ में भी कह सकते हैं, या फरीदाबाद के नहर पर एरियाज में मिलेंगे। जी सिमिलरली आप बॉम्बे के आसपास देख सकते हैं, पुणे के आसपास। शहर से थोड़ा सा दूर जाएं, जो कमिंग अप एरियाज है वहां पर आप एक अच्छी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें। 25 से 40 लाख का बजट चूज करें। मेक श्योर करें कि उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक रिटेल बायर के लिए मेक श्योर करने का सिंपल सा तरीका है, लोन लीजिए उसके अंदर, और जो मैंने बताया ईएमआई को अपने तरफ से पे करें, रेंट से भी लोन को प्रीपे करें, तो ये प्रॉपर्टी 10 से 12 साल में 1-1.25 करोड़ के लिए तैयार हो जाएगी, आपका लोन पेड ऑफ होगा। और उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी से चाहे तो अपने बच्चे के एजुकेशन लोन के अगेंस्ट में इसको कोलैटरल यूज कर लीजिए, जी जी या इसे आउटराइट सेल करके अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा पूरा। जी एक और सवाल मेरे जहन में जस्ट अभी आया है सर, ईएमआई को लेकर। तो जनरली जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या हमने इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस जनरल एरिया में, अगर फौजी लैंग्वेज में कहूं मैं, तो उस जनरल एरिया में जो रेट है आपके इसका रेंट का, क्या रेंट के रेट को या उसको भी तवज्जो देनी दी जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ मतलब हैंड इन हैंड क्वेश्चन कि जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा दूर सबर्ब्स में देखिए कोई प्रॉपर्टीज जो यू विल नॉट बी यूजिंग फॉर योर ओन स्टेइंग dwelling purposes. So how can one think about, or how can one plan about, you know about the area in which he wants to invest? Because like a layman, I don't know, neither I have a time to see the where city is growing, which areas are hotspot or देखिए वो upcoming तो hotspot. So आप how अगर, do we know about it? बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है जयेश। अगर आप किसी भी शहर के नक्शे को देखेंगे जी या जो बड़े मैप्स होते हैं, जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जो काफी बड़ा जी मेट्रोपॉलिटन रीजन है, इसको देखेंगे। या गुड़गांव की बात करें तो मैप ऑफ एनसीआर देखेंगे, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, मतलब दिल्ली की बात करें तो एनसीआर में नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव ये सब कवर होता है। तो जी आप देखेंगे उनमें हर शहरों के अंदर में जो इनके मास्टर प्लान हैं, कहीं कहीं पर इंडस्ट्रियल पॉकेट्स हैं, और उसी के साथ में ऑफिस स्पेसेस का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है। तो जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वहां पर नया आदमी एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा, रोजगार के लिए ही। आज आप बैंगलोर गए, अदरवाइज आपका ये शहर तो ही नहीं, आप तो बैंगलोर कभी ना, इस काम जी से पहले हो सकता है जब भारत सरकार की नौकरी करते थे तो शायद गवर्नमेंट ने भेज दिया होगा। आज आपका एम्प्लॉयर आपको यहाँ बुलाता है, इसलिए आप काम करते जी हैं। अब एम्प्लॉयर यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उसको अपनी ऑफिस खोलने के लिए वहां पर सुविधाएं अवेलेबल है। जी तो इसी तरह से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जहां पर फैक्ट्रीज आएंगी वहां पर लोग आएंगे। जी सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। उसके बेसिस पे जब आप खोजने लगेंगे तो आप 10 फैक्टर्स अपने बना सकते हैं कि यहाँ जी कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने लॉजिस्टिकल पार्क्स आ रहे हैं, कितना ऑफिस स्पेस आ रहा है, और उसके बेसिस पर एक प्रोजेक्शन किया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ पर अगले 8-10-12 साल में आकर के रहने लगेंगे। और ये प्रोजेक्शन गवर्नमेंट के डेटा से भी आपको मिल जाते हैं। टाउन ओ प्लानिंग डिपार्टमेंट वगैरह इन चीजों को ऑलरेडी ध्यान रखता है कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से शहर को बढ़ना चाहिए, किस सेक्टर में क्या होना चाहिए। तो जी एक अच्छा रियल एस्टेट प्रैक्टिशनर आपको ये सब चीजों की जानकारी दे सकता है कि जी कौन से जी एरिया में किस तरह की ग्रोथ आने की उम्मीद जी ऑब्वियसली सर, जो एक्सपर्ट्स है वो तो देंगे ही, बट फॉर इनिशियल स्टार्टर
क्या कोई ऐसी वेबसाइट्स आप सजेस्ट करेंगे जहां पर मुझे भविष्य की ये जानकारी मिल जाए, गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी अदर मीडियम द्वारा? गवर्नमेंट तो आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट की हर जितने भी शहर, मतलब सॉरी शहर बोल रहा हूँ, जितने भी अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनकी वेबसाइट्स पे आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाती है, पॉलिसीज की, ओके। प्लान्स की। उसके अलावा अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं तो आजकल प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं, 99 एकड़, मैजिक ब्रेक, जी हाउसिंग वगैरह, उन पे आपको एरियाज के प्राइसेस, कौन से बिल्डर्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब मेहनत का काम है। तो ये आप को मतलब इसमें समय लगाना चाहिए, 25-30-40 लाख का एफर्ट इन्वेस्टमेंट। मारना चाहिए। हाँ। और अगर एनसीआर में कोई किसी को कुछ चाहिए तो मेरे से भी संपर्क कर सकता है, मैं कोशिश ऑब्वियसली, करूंगा कुछ ना कुछ ढंग ऑब्वियसली, का ऑब्वियसली। जी इंतजाम करवाने का। जी। एक आखिरी सवाल, जो जी। हम रेंटल की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल माय हाउस व्हिच although I am self occupied, but let's say if I would have bought that for investment purposes, so how much should be the percentage of rental vis-a-vis your EMIs which you should keep in mind or which you should think? For example, अगर मेरा 25,000 का EMI है, तो अगर मुझे 15 से 20,000 अगर मुझे रेंटल मिल जाए तो उससे बल्ले बल्ले तो कुछ ही नहीं हुआ। तो वो कोई आपके जहन में कोई वो फिगर है कि भाई इतना % रेंटल होना चाहिए आपके टोटल ईएमआई का, तब आपको बेनिफिशियल होगा, समथिंग लाइक दैट? इसका टेक्निकल जवाब दिया गया तो इसका बहुत सीधा सा टेक्निकल जवाब है, मैक्सिमम पॉसिबल। ओके। लेकिन जो भी न्यू अपकमिंग एरियाज होते हैं वहाँ जनरली प्रॉपर्टीज में 2 से 2.5% का रेंट बनता है। ओके। ओके। 2 से 2.5% ऑफ द प्रॉपर्टी रेट? ऑफ द प्रॉपर्टी रेट ऑन एनुअलाइज बेसिस। तो मान लीजिए एनुअलाइज? अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी में निवेश किया जी तो मेरा साल का रेंट बनेगा लगभग 50,000 रुपये। तो महीने का साल? रेंट बनेगा जी जी ईयरली 25 लाख का 2% इज 50,000। जी जी ईयरली मेरा मतलब मंथली मेरा रेंट बनेगा 4500, 12 चौक, हाँ मतलब 4,000 से 4500 रुपये। तो अगर मैंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर 17-18 हजार रुपये का ईएमआई दे रहा हूँ तो मेरा जी। नेट इफेक्टिव ईएमआई जो है वो 12-13 हजार रुपये। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो मिनिमम 2% हमने देखकर चलना है रेंटल की तरफ। हाँ, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा। जी 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 जी। थैंक यू सर। एंड एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज propagate value talks to your friends and family. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.